हेलो दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है जॉर्ग साइमन ओहम, जिनका जन्म हुआ था 1769 में और जो हमें छोड़ के गए 1854 में। तो जॉर्ग साइमन ओहम, ओम्स लॉ, सभी दोस्त इसको जानते हैं। और ओम्स लॉ की हमारी कंट्रीब्यूशन क्या है? इलेक्ट्रिसिटी के बल्ब में जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। बिजली का जो बिल आता है वो ओम्स लॉ की देन है। तो ओम्स लॉ की कहते हैं कि पर्पसफुल यूज ऑफ साइंस, ये है इंजीनियरिंग। पर्पसफुल यूज ऑफ साइंस मतलब डे टू डे लाइफ में साइंस के प्रिंसिपल्स को यूज करके कुछ डिवाइसेस डेवलप करना, ये इंजीनियरिंग है। तो ओम्स फर्स्ट था जिसने इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को डे टू डे लाइफ के साथ लिंक किया था। तो दोस्तों, इसको अच्छे से सुनने के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको आखिर तक सुने, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। सो वी शुड स्टार्ट। 16 मार्च 1769 he was born, right? और बोर्न कहां पर हुआ था? जर्मनी में। जर्मनी में उसके डैडी कौन थे? he was a lab technician in physics laboratory। और उसने पढ़ा क्या था? उसने पढ़ा था फिजिक्स, मैथ्स, साइकोलॉजी, ये कोर्सेज पढ़े थे। और डॉक्टरेट उसने की 1811 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। दोस्तों, इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन के बाद भी उसको कॉलेज में जॉब नहीं मिली। उसने जो जॉब स्टार्ट की वो मिडिल स्कूल में स्टार्ट की। मिडिल स्कूल में स्टार्ट करने के बाद वो धीरे धीरे पॉलिटेक्निक कॉलेज में पहुंच गया। पॉलिटेक्निक कॉलेज में उसने फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाया अपने बच्चों को वहां पर, और फिजिक्स और मैथ्स के फिजिक्स की लैब्स वो देखता था। और 1815 के अराउंड हमारे पास 1800 में अलेक्जेंड्रा वोल्टा थे, जिन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक बेस्ड एक बैटरी डेवलप कर दी थी। लेकिन उस बैटरी की जो आउटपुट करंट थी वो मेजर करने का तरीका हमारे पास उस टाइम पे नहीं था। वो कितना करंट दे रही है बैटरी हमें नहीं पता था। तो ये बहुत बड़ी एडवांटेज निकल के नहीं आ रही थी। अब ऑस्टेड आए जी 1920 में। इन्होंने कहा कि जो बैटरी है उसके साथ अगर एक वायर कनेक्ट कर दे तो एक करंट पैदा होता है। वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन है ये उन्होंने नहीं कहा, लेकिन एक करंट पैदा होता है। उस करंट को अगर हम गैल्वेनोमीटर लगाएं वहां पर और जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट करती है। नीडल डिफ्लेक्ट करती है मतलब मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट करती है। मतलब जो वायर है आपकी कॉपर की वायर है उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है। उस फ्लक्स की वजह से मैग्नेटिक नीडल जो है वो मूव करती है। तो वो ज्यादा उसकी मूवमेंट है तो करंट ज्यादा है, कम उसकी मूवमेंट है तो करंट कम है। तो इससे डेवलपमेंट हुई गैल्वेनोमीटर की। अब हमारे पास गैल्वेनोमीटर आ गया, हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक बेस्ड वोल्टा की बैटरी आ गई। अब ओम आया पिक्चर में। ओम ने काफी सारे इन दोनों को कनेक्ट करके रिसर्च की और उसने फाइंड किया कि भैया अगर मैं बैटरी को किसी कंडक्टर के साथ कनेक्ट कर दूं तो कंडक्टर के अलग अलग टाइप के मटेरियल के हिसाब से उसमें करंट फ्लो होता है। अगर हम कॉपर मटेरियल लें तो उसमें अलग करंट फ्लो होगा, और मटेरियल की विड्थ कम या ज्यादा होगी उसके बेसिस पे भी डिपेंड करता है कि करंट कितना फ्लो होगा। तो उसने जी एक फॉर्मूला दिया और ये भी कहा कि मेटल कंडक्ट करते हैं। उस टाइम पे ये बहुत बड़ी रिवॉल्यूशन थी कि ये कहना कि मेटल्स कंडक्ट करती हैं, मतलब मेटल में करंट फ्लो कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात थी। फॉर्मूला दिया जी वी मतलब मैग्नेटिक नीडल की डिफ्लेक्शन कम होना। कितनी कम होनी? एम मतलब वोल्ट मीटर की जो बैटरी थी, वोल्टा की जो बैटरी थी उसकी कितनी वोल्टेज है, log 1 + x/r। x और r थी रेजिस्टिविटी मटेरियल की और x थी लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, m आ गई वोल्टेज अप्लाइड यूजिंग द बैटरी। तो ये लॉगरिथमिक रिलेशन उसने निकाल के दे दिया। 1-2 महीना उसके बाद उसने इसको जब अप्लाई कर दिया पेटेंट के लिए, उसने पेपर पब्लिशिंग के लिए जब इसको अप्लाई कर दिया, 1 महीना और रिसर्च करने के बाद उसको पता लगा कि जी ये जो लॉगरिथमिक फॉर्मूला है इसको और भी सिंपल कर सकते हैं। वो रिसर्चर पब्लिशर के पास गया, लेकिन पब्लिशर तब तक उसकी रिसर्च पब्लिश कर चुका था, क्योंकि ये रिसर्च ऑलरेडी पब्लिश हो गई, लेकिन वो पब्लिश करता रहा। वो अपना काम उसने कंटिन्यू रखा। लेकिन उसको ये समझ आया कि जो अलेक्जेंड्रो वोल्टा की बैटरी वो यूज कर रहा था ये सोर्स सही नहीं था, ये अनस्टेबल सोर्स है बैटरी का। अनस्टेबल सोर्स क्यों था बैटरी का ये समझते हैं। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक बैटरी है और ये लोड है। मान लो ये आपकी बैटरी जो है 20 वोल्ट आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है और लोड जो है 20 ओम है, ठीक है। अब अगर हम इसका लोड इंक्रीज कर देते हैं 100 ओम से, तो इसकी जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है यहां पर, ये वोल्टेज चेंज हो जाती है। मतलब
लोड के हिसाब से ये आउटपुट वोल्टेज कम या ज्यादा करता है, तो इसको बोलते हैं हम लोडिंग इफेक्ट। इसका मतलब ये जो बैटरी है ये अनस्टेबल बैटरी है। फिर 1920 में एक फ्रेंड थे उनके, सीबेक, तो उन्होंने बताया कि सीबेक थर्मो इलेक्ट्रिक एक बैटरी है, इसको अगर यूज करोगे तो ये बहुत स्टेबल है। तो उसने सीबेक थर्मो इलेक्ट्रिक बैटरी यूज की और अलग अलग तरह की मेटल्स यूज की और एक नया फॉर्मूला दिया, x इक्वल टू a अपॉन b प्लस एक्स। x था आपका करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, a थी आपकी पोटेंशियल अप्लाइड, x थी आपकी रेजिस्टेंस और b थी आपकी x है आपकी इंटरनल, सॉरी x है आपकी रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, b है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर एंड सोर्स। अब स्मॉल r की वैल्यू तो बहुत ही कम होती है, तो ये बन जाता है v अपॉन r। I इज इक्वल टू v अपॉन r, ये आपका ओम्स लॉ। अब पहले तो भाई ओम्स ने ये वाला लॉ दिया, उसके बाद उसने 1-2 साल बाद ये वाला लॉ दे दिया, v I इज इक्वल टू v अपॉन r। अब कोई उसकी बात पे विश्वास ना कर, भैया पहले एक इक्वेशन अब दूसरी इक्वेशन। लेकिन जब बाकी साइंटिस्ट भी इसी तरह की डेवलपमेंट करने लगे तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये मानना पड़ा। 1831 में पोले ने एक इक्वेशन दी और उसने मान लिया कि करंट और वोल्टेज में जो उसने रिलेशन दिया है उसका बेस्ट रिलेशनशिप है। लेकिन 1827 में ओम्स वही प्रिंसिपल पहले ही पब्लिश कर चुके थे, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी फिर उसको रिकॉग्नाइज करने लगी। तो 1841 में ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी है, उन्होंने कोपलाई गोल्ड मेडल उसको दिया। 1841 में कोपलाई गोल्ड मेडल, जो आज की डेट में नोबेल प्राइज के इक्विवेलेंट है, मतलब बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। दोस्तों इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन होने के बाद भी उसको प्रोफेसर नहीं बनाया गया था, उसको प्रोफेसर बनाया था 1850 में। मतलब देयर वाज सो मच पॉलिटिक्स, या आप बोल सकते हो कि एक छोटा सा बंदा जो इतनी बड़ी रिसर्च कर दे तो उस कम्युनिटी में उसकी एक्सेप्टेंस नहीं थी, तो उसकी पर्सनैलिटी को एक्सेप्टेंस मिली 1850 में, और ये उसका लाइफ टाइम ऑब्जेक्टिव भी था प्रोफेसर बनना, और वो बना 1850 में। लेकिन वो इसको एंजॉय नहीं कर पाया लंबे टाइम तक, 1854 ही लेफ्ट अस। दोस्तों अब समझते हैं कि ओम्स लॉ, एक रियल लाइफ एनालॉजी लेते हैं। ओम्स लॉ है क्या? I इज इक्वल टू v अपॉन r, या v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब हम देखते हैं, हमने एक टैंक और पाइप का अरेंजमेंट लिया, ये भी टैंक और पाइप है। यहाँ पर पाइप की लेंथ कम है, यहाँ पर पाइप की लेंथ ज्यादा है। अब टैंक ज्यादा हाइट पे है तो यहाँ पर ज्यादा प्रेशर अप्लाई हुआ है पाइप के ऊपर, यहाँ पर टैंक कम हाइट पे है तो यहाँ पर कम प्रेशर अप्लाई हुआ है इस पाइप के ऊपर। तो यहाँ पर ज्यादा प्रेशर है तो ये ज्यादा पानी निकालेगा यहाँ से, यहाँ कम प्रेशर है तो ये कम पानी निकालेगा। क्योंकि हमने सेम पाइप लिए, बस इसकी लेंथ ज्यादा कर दी है। ये पाइप और ये पाइप, दोनों पाइप सेम है। अब ये जो हाइट है ये हमारा पोटेंशियल इंडिकेट कर रही है, और ये जो विड्थ है पाइप की ये हमारा करंट इंडिकेट कर रही है। मतलब विड्थ उतनी ज्यादा जितना करंट ज्यादा, विड्थ ज्यादा तो करंट ज्यादा, और हाइट ज्यादा तो पोटेंशियल ज्यादा, प्रेशर ज्यादा तो पोटेंशियल ज्यादा। ठीक है। और रेजिस्टेंस क्या होगी? फिर रेजिस्टेंस है हमारी ये जो इनसाइड सरफेस है ना इस पाइप का, इसमें कितना लाइन डिपॉजिटेड है। लाइन डिपॉजिट हो जाता है ना पाइप के अंदर, उसमें कितना लाइन डिपॉजिट है। लाइन बहुत ज्यादा है, लाइन ज्यादा है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, करंट कितना आ रहा है वो कम हो जाएगा। अगर मान लो V बढ़ गया, V यहां पर ज्यादा था और यहां पर आकर के अब कम हो गया, V क्योंकि कम हो गया तो करंट कम हो जाएगा। और अगर रेजिस्टेंस और बढ़ गई तो रेजिस्टेंस और I का जो प्रोडक्ट है वो V के बराबर है, तो रेजिस्टेंस बढ़ गई तो I उससे भी कम यहां पर हो जाएगा। यहां पर देखोगे आप कम वाटर आ रहा है, यहां पर देखोगे ज्यादा वाटर आ रहा है। तो दोस्तों ये जो इसकी हाइट है टैंक की ये पोटेंशियल के बराबर है, ये जो विड्थ है पाइप की आपकी ये आपके करंट के बराबर है, और लाइन जो डिपॉजिटेड है इनसाइड सरफेस ऑफ पाइप उसको हम रेजिस्टेंस लेते हैं। तो ये हमारा कंसेप्ट V इज इक्वल टू IR। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है दोस्तों। अगर पसंद आया प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।